आज की इस गहरे पड़ताल का विषय है हमारी पृथ्वी। हम जिस जमीन पर चलते हैं उसके ठीक नीचे क्या है। क्या कभी सोचा है कि अगर हम खोदते जाएं तो आखिर कहाँ पहुंचेंगे? आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर होगा पृथ्वी की सतह से लेकर उसके धधकते हुए केंद्र तक का। बिल्कुल। और इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। पृथ्वी की तुलना एक प्याज से की है। प्यास से? हाँ, जैसे प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई संकेंद्री परतों से बनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्याज की हर परत की कहानी लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो चलिए फिर इस भूवैज्ञानिक प्यास की परतें उतारना शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है, तो सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं। इसे परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत पतली है, मतलब सेब के छिलके वाली तुलना तो कमाल की है। लेकिन क्या ये परत हर जगह एक जैसी मोटी है? मतलब पहाड़ों के नीचे और समंदर की गहराई में क्या मोटाई एक ही होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर पहला बड़ा फर्क सामने आता है। ये परत बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। जहां महाद्वीप हैं, यानी जमीनी हिस्सा, वहां इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर? हाँ, और ये मुख्य रूप से दो हल्के खनिजों से बनी है, सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए इस महाद्वीपीय परपटी को संक्षेप में Cl भी कहते हैं। अच्छा, Cl। C से सिलिका और L से एल्यूमिना। और महासागरों के नीचे? महासागरों के नीचे ये बहुत पतली है, कहीं कहीं तो केवल 5 किलोमीटर मोटी। सिर्फ 5? हाँ, और वहां इसकी बनावट भी अलग है। ये भारी चट्टानों से बनी है जिनमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, इसीलिए इसे सिमे कहा जाता है। सिलिमाए। सिलिका और मैग्नीशियम। बिल्कुल। और इसी घनत्व के फर्क की वजह से महाद्वीपीय परपटी जो हल्की है, वो महासागरीय परपटी के ऊपर एक तरह से तैरती है। अच्छा, तो इसी वजह से महाद्वीप ऊंचे हैं और महासागर गहरे हैं। लेकिन स्रोत में एक आंकड़ा है जो मुझे चौंका रहा है। ये कहता है कि पृथ्वी के कुल आयतन मतलब वॉल्यूम का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। सिर्फ 1%। हम जिस दुनिया को जानते हैं, जिस पर हमारे शहर, पहाड़, समंदर हैं, वो सब कुछ इतना जरा सा है। हाँ, और यही आंकड़ा हमें पृथ्वी की असलियत के करीब लाता है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारे महाद्वीप, ये सब एक बेहद गर्म और गतिशील चीज के ऊपर तैर रहे हैं, जैसे जैसे खौलते हुए सूप के ऊपर मलाई की एक पतली सी परत। वाह! पृथ्वी असल में बाहर से ज्यादा अंदर से जिंदा है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इस 1% के नीचे क्या है? वो 84% वाला हिस्सा, जिसे मैंटल कहते हैं। बिल्कुल। परपटी के ठीक नीचे मेंटल है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। 2900 किलोमीटर। हाँ। ये पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ठोस चट्टानें, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान और दबाव के कारण ये प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है। हाँ। धीरे धीरे बहती है। और इसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं। बिल्कुल। इसी मेंटल की धीमी गति हमारी टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है, जिससे भूकंप आते हैं और पहाड़ बनते हैं। और सबसे अंदर बाकी का 15% हिस्सा, क्रोड यानी कोर। स्रोत कहते हैं कि ये मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। लेकिन इसका असली महत्व क्या है? ये सिर्फ एक भारी गर्म गेंद तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी का पावर हाउस है। क्रोड के 2 हिस्से हैं। एक बाहरी क्रोड जो पिघली हुई धातु का एक समंदर है, और एक भीतरी क्रोड जो अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है। अच्छा। ये पिघला हुआ बाहरी क्रोड जब घूमता है तो एक विशाल डायनामो की तरह काम करता है, और यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब वही जो कंपास की सुई को उत्तर की ओर घुमाता है? वही, लेकिन उसका काम सिर्फ दिशा बताने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य कवच की तरह है, जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सौर विकिरण से बचाता है। ओह! इसके बिना पृथ्वी पर जीवन शायद पनप ही नहीं पाता। तो एक तरह से पृथ्वी के केंद्र में मौजूद ये निफे ही सतह पर हमारे अस्तित्व का रक्षक है। ये तो सच में एक गहरी पड़ताल वाली बात है। हम जमीन के नीचे 6000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। स्रोत में ये भी बताया है कि इंसान आज तक सिर्फ कुछ ही किलोमीटर खोद पाया है। हम अपने ही ग्रह के केंद्र तक पहुंचने से इतने दूर हैं। पूरी तरह से दूर। वहां का तापमान और दाब इतना ज्यादा है कि कोई भी मशीन वहां टिक नहीं सकती।
इसलिए हम जो भी जानते हैं वो भूकंपीय तरंगों जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से जानते हैं। हम अपनी धरती के अंदरूनी हिस्सों को ऐसे ही देखते हैं जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई परतों की बात। अब वापस उस 1% पर आते हैं जिस पर हम रहते हैं, परपटी। ये आखिर बनी किस चीज से है? स्रोत कहते हैं शेल यानी चट्टाने, और ये 3 तरह की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। हाँ, और इन नामों के पीछे का अर्थ भी बहुत दिलचस्प है, वो इन्हें समझने में मदद करता है। इग्निश लैटिन शब्द इग्निस से आया है। इग्निस। हाँ, जिसका मतलब है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन के सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर होना या बैठ जाना। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से, मतलब रूप बदलना। आग, ठहराव और बदलाव। बिल्कुल, यही चट्टानों की कहानी है। चलिए, अग्नि से बनी शैलों यानी आग्नेय शैलों से ही शुरू करते हैं। जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो आग्नेय शैल बनती हैं। स्रोत में इनके 2 प्रकार बताए हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। बिल्कुल, बही यानी बाहर। जब ज्वालामुखी फटता है तो पिघला हुआ मैग्मा लावा के रूप में सतह पर आ जाता है। सतह पर हवा और पानी के संपर्क में आने से यह बहुत तेजी से ठंडा होता है। बहुत तेजी से। हाँ, और तेजी से ठंडा होने के कारण इसके कण या क्रिस्टल बहुत महीन होते हैं। भारत का दक्कन का पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बने बेसाल्ट से ढका है। और अंतर्भेदी मतलब जो अंदर ही रह गए। 1 मिनट, अगर मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर ग्रेनाइट जैसी चट्टान बनाता है तो वो हमें सतह पर मिलता कैसे है? उसे तो करोड़ों साल तक जमीन के नीचे ही दबे रहना चाहिए। बेहतरीन सवाल। यहीं पर भूविज्ञान का जादू सामने आता है। जब मैग्मा जमीन के कई किलोमीटर नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके कणों को बढ़ने का बहुत समय मिलता है। इसलिए ग्रेनाइट में बड़े बड़े दाने दिखते हैं। अच्छा। लेकिन इस सतह पर तब आता है जब करोड़ों सालों में टेक्टोनिक ताकतों की वजह से जमीन का वो हिस्सा ऊपर उठता है और साथ ही ऊपर की नरम चट्टानें हवा पानी से कटकर बह जाती हैं। तब जाके ये गहराई में बना ग्रेनाइट हमारी नजरों के सामने आता है। वाह। तो जब भी कोई ग्रेनाइट का किचन काउंटर टॉप दिखे तो याद रखना चाहिए कि वो एक प्राचीन पर्वत के दबे हुए दिल को देख रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। तो ये थी आग्नेय शैलें जो सीधे पृथ्वी की गर्मी से पैदा होती हैं, लेकिन जैसे ही ये सतह पर आती हैं प्रकृति इन्हें चैन से नहीं बैठने देती है ना? बिल्कुल, यहीं से हमारी दूसरी तरह की चट्टानों यानी अवसादी शैलों की कहानी शुरू होती है। हवा, पानी, बर्फ ये सब मिलकर इन मजबूत चट्टानों को भी तोड़ने लगते हैं, उन्हें चटकाते हैं, घिसते हैं और छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। इन कणों को अवसाद या सेडमेंट कहते हैं। और फिर नदियां और हवा इन्हें बहाकर कहीं और ले जाकर जमा कर देती हैं, जैसे झीलों या समुद्रों की तलहटी में। समय के साथ इन अवसादों की परत पर परत जमती जाती है। ऊपर की परतों के भारी दबाव के कारण नीचे की परतें सीमेंट की तरह जुड़कर कठोर हो जाती हैं और इस तरह अवसादी शेल बन जाती है। बलवा पत्थर। हाँ, बलवा पत्थर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन इन शैलों की सबसे खास बात इनका बनना नहीं, बल्कि इनके अंदर छुपे खजाने हैं। खजाने? जीवाश्म यानी फॉसिल्स। जीवाश्म। मुझे ये बात हमेशा आकर्षित करती है। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ अवसादी शैलों में ही मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, जब अवसाद की परतें जम रही होती हैं तो कभी-कभी उनमें मरे हुए पौधे या जानवर भी दब जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सौम्य होती है कि उन अवशेषों को सुरक्षित रखती है। लाखों सालों में वे अवशेष पत्थर में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अरे, तो इसका मतलब है कि अगर कोई डायनासोर ज्वालामुखी के लावे में फंस जाता तो उसका जीवाश्म कभी नहीं बनता, वो तो बस जलकर राख हो जाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आग्नेय शैलों की प्रचंड गर्मी किसी भी जैविक अवशेष को नष्ट कर देगी। और हमारी तीसरी तरह की शैलें कायांतरित, वो इतने ज्यादा ताप और दाब में बनती हैं कि वहां भी जीवाश्म का बचना नामुमकिन है। तो सिर्फ अवसादी शैलें ही? हाँ, सिर्फ अवसादी शैलें ही पृथ्वी के अतीत की डायरी हैं, जिनके पन्नों पर जीवन का इतिहास लिखा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब इस तीसरी और आखिरी प्रकार की शैलों पर आते हैं, कायांतरित यानी रूप बदलने वाली शैलें। ये रूप बदलता कैसे है और इन्हें बदलने पर मजबूर कौन करता है? इन्हें मजबूर करती हैं पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ताकतें। जब कोई आग्नेय या अवसादी शैल
टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण जमीन में बहुत गहराई तक दब जाती है, तो उस पर ऊपर से मीलों चट्टानों का जबरदस्त दबाव पड़ता है और नीचे से पृथ्वी की गर्मियों से तपाती है। और ये जबरदस्त ताप और दाब आता कहाँ से है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना। जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो उनके बीच फंसी चट्टानें पिसकर और गर्म होकर अपना रूप बदल लेती हैं। अच्छा, हिमालय का बनना? बिल्कुल, हिमालय का बनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां आज भी यह प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में चट्टान के जो खनिज हैं, वो खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। चूना पत्थर, जो कि समुद्र में मरे हुए जीवों के कंकालों से बनी एक नरम छिद्रपूर्ण चट्टान है, वो इस प्रक्रिया में एक कठोर, सुंदर क्रिस्टलीय चट्टान यानी संगमरमर में बदल जाता है। सही बात है। इसलिए ताजमहल में जो संगमरमर लगा है, वो सिर्फ एक सुंदर पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसी चट्टान है जिसने जबरदस्त भूवैज्ञानिक परिवर्तन झेला है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये 3 अलग-अलग प्रकार के चट्टानें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के 3 अलग-अलग रूप हैं, जैसे पानी, बर्फ और भाप। क्या ये एक दूसरे में बदल सकती हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं से हमारा सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट शुरू होता है, शैल चक्र या रॉक साइकिल। ये प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे धीमा रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। ये चक्र सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसमें समय कितना लगता होगा? क्या ये हमारी जिंदगी में भी हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद धीमी प्रक्रिया है, जो भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर चलती है। एक चट्टान को टूटकर अवसाद बनने, फिर दबकर नई चट्टान बनने और फिर शायद जमीन में और गहराई में जाकर अपना रूप बदलने में लाखों, यहां तक कि करोड़ों साल लग जाते हैं। करोड़ों साल? हाँ, हम जिस पैमाने पर समय को देखते हैं, उस पर ये चट्टानें स्थायी लगती हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर ये नदियां हैं जो बहुत धीरे धीरे बह रही हैं। तो ये चक्र काम कैसे करता है? एक बार फिर से समझते हैं। जरूर। चलिए मैग्मा से शुरू करते हैं। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बनाता है। समय के साथ यही आग्नेय शैल मौसम की मार से टूटकर अवसाद में बदल जाती है। ठीक है। ये अवसाद जमा होकर और दबकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। फिर जब ये आग्नेय और अवसादी शैलें बहुत ज्यादा ताप और दाब के नीचे दब जाती हैं, तो वे कायांतरित शैल में बदल जाती हैं। और फिर चक्र पूरा कैसे होता है? क्या कायांतरित शैल आखिरी पड़ाव है? नहीं, अगर ताप और दाब और भी ज्यादा बढ़ जाए, इतना कि पत्थर भी पिघल जाए, तो यही कायांतरित शैल पिघलकर वापस द्रवित मैग्मा बन जाती है। ओह, वापस मैग्मा? हाँ, और फिर वही मैग्मा शायद किसी ज्वालामुखी से बाहर आकर या अंदर ही ठंडा होकर फिर से आग्नेय शैल बनाएगा। और ये चक्र अरबों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। ये एक अंतहीन कहानी है। वाह, मतलब जमीन के नीचे कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सभी शैलें विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज ही तो हैं जो हमारे लिए इतने जरूरी हैं। बिल्कुल, शैल चक्र सिर्फ एक अकादमिक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चक्र की वजह से गहराई में दबे खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, सोना, यूरेनियम, ये सब सतह के करीब आते हैं जहां हम उन्हें निकाल सकते हैं। अच्छा। और कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन भी अवसादी शैलों की परतों के बीच ही बनते हैं। तो हमारी पूरी औद्योगिक सभ्यता इसी धीमी और शक्तिशाली शैल चक्र पर टिकी है। तो आज की इस चर्चा का सार निकालते हैं। हमने पृथ्वी की परतों को एक प्याज की तरह समझा। सबसे ऊपर एक बहुत पतली परपटी जिस पर हम रहते हैं, बीच में एक विशाल और गतिशील मैंटल, और केंद्र में एक ऐसा क्रूड जो न सिर्फ गर्म है बल्कि एक चुंबकीय कवच बनाकर हमारी रक्षा भी करता है। और हमने देखा कि इस पतली सी परपटी को बनाने वाली चट्टानें स्थिर नहीं हैं। वे आग से बनती हैं, यानी आग्नेय, समय के साथ टूटकर जमा होती हैं, मतलब अवसादी, और जबरदस्त दबाव में अपना रूप बदल लेती हैं, कायांतरित। और ये सब एक कभी न खत्म होने वाले शैल चक्र का हिस्सा है। ये सारी जानकारी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है। सड़क बनाने वाला पत्थर हो, घर की नींव या किचन का ग्रेनाइट काउंटर, हर एक का अपना एक सफर है। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगली बार जब कोई अपने हाथ में एक साधारण सा पत्थर उठाए, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कभी पृथ्वी के गर्भ से निकला पिघला हुआ लावा था, या किसी प्राचीन समुद्र की तलछट जिसमें डायनासोर के पैरों के निशान थे। हो सकता है।
या शायद किसी विशाल पर्वत का हिस्सा जो दो महाद्वीपों के टकराने से पिस गया हो। हर पत्थर अपने आप में पृथ्वी के लाखों सालों का इतिहास समेटे हुए है और ये सोचने के लिए एक और भी गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज जो पत्थर हमारे हाथ में है वो अगले 10 करोड़ साल में क्या बन जाएगा।